जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ट्वेल्थ क्लास। ट्वेल्थ क्लास का एक महत्वपूर्ण विषय का नाम है इकोनॉमिक्स। हम सभी जानते हैं कि ट्वेल्थ क्लास में इकोनॉमिक्स की दो बुक हैं, एक का नाम है समष्टि, एक का नाम है भारत का आर्थिक विकास। जी हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसकी जो दूसरी बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, उसमें एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में क्या बताया गया है। तो पहले चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। जी हाँ, आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ मैं बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ ताकि वो क्लियर होने के बाद आप अपना खुद का एक व्यू बना पाओ, आप अपने खुद की एक सोच उत्पन्न कर पाओ और आप खुद से आंसर करने में सक्षम हो जाओ। यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ों का अर्थ जानना काफ़ी ज़रूरी है। आप ट्वेल्थ क्लास में आ चुके हो तो आपको मैं ये मान के चलता हूँ आपको इनके अर्थ आते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता होता कि इकोनॉमिक या अर्थशास्त्र क्या होती है और अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ बात की जाती है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, कि एक अर्थशास्त्र क्या होता है। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम अर्थशास्त्र में हम आय के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जी हाँ, हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय के विभिन्न स्रोत, जिन जिन स्रोतों से आय हमें अर्जित होती है, जिन जिन क्षेत्रों से आय हमें अर्जित होती है, उन सभी क्षेत्रों का अध्ययन करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब हम कह सकते हैं कि आय के कितने स्रोत हैं या फिर आय के कितने क्षेत्र हैं, तो हम कह सकते हैं कि आय के तीन प्रकार के क्षेत्र होते हैं, तीन प्रकार के सेक्टर होते हैं। हम सभी जानते हैं कि आय के तीन सेक्टर हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। हिंदी में अगर हम बात करें तो जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इन्हीं तीनों सेक्टरों का, इन्हीं तीनों क्षेत्रों का अध्ययन करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है कि हमारी बुक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था का शायद अब आपको अर्थ आ गया है कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो पहले चैप्टर में बताया गया है कि स्वतंत्रता के समय भारत की इकोनॉमिक्स मतलब किस प्रकार की थी। तो यहाँ पे मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। तो ये इंग्लिश वालों जो बच्चे हैं वो मत सोचिएगा कि आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है कि भाई अर्थव्यवस्था होती क्या है। मतलब आज़ादी के समय हम सभी जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी से पहले भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा खराब थी। और अंग्रेज आने से पहले जब भारत पे अंग्रेज़ों का शासन नहीं था तो हमने बहुत जगह पढ़ा है और देखा भी है कि भारत को विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कैसे? हमें ये भी पता है कि पुराने समय में, ऐतिहासिक काल में, मध्यकालीन भारत में, प्राचीन भारत में ऐसे बहुत सारे यात्री भारत में आए जिन्होंने भारत का विजिट करा, भारत में भ्रमण करने के लिए आए। तो जब वो भारत में आए तो उन्होंने भारत के बारे में अपनी जो राय थी, अपनी राय को अपनी पुस्तक के माध्यम से उन्होंने लिखने की कोशिश करी। तो उनकी पुस्तकों से पता चलता है कि भारत में उस समय भारत एक सोने की चिड़िया था। भारत के बाजार काफ़ी अच्छे थे, भारत का वस्तु काफ़ी अच्छी होती थी, भारत में जो कपड़ा था वो काफ़ी अच्छा था, भारत की मुद्राएं, भारत का रत्न, भारत के मसाले ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। और उस समय जो यात्री आए थे उन्होंने काफ़ी बताया है कि भारत के बाज़ार विश्व के सबसे सुंदर बाज़ारों में से एक थे और भारत के बाज़ारों में ऑलमोस्ट सब चीज़ें देखने को मिलती थी। तो ऐसा क्या हो गया कि अंग्रेज आने के बाद अंग्रेज़ों ने भारत को इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूट लिया कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार से एक अपंग अर्थव्यवस्था के रूप में देखी गई। अंग्रेजों ने जब भारत को छोड़ा तो भारत की इकोनॉमिक्स पूरी तरह से टूट चुकी थी, इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं बचा था। तो यहाँ पे हम ये भी बात कर सकते हैं कि एक ऐसा देश जो कि सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा देश जहाँ पे कृषि काफ़ी अच्छी होती थी, एक ऐसा क्षेत्र जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, जहाँ पे गंगा और उनकी सहायक नदियां बहती थी। तो एक ऐसे क्षेत्र पे जहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में उपज होती थी, कृषि होती थी,
तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से 200 सालों के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत को इतना लूट लिया कि भारत में हर 5 साल 10 साल में अकाल देखने को मिले। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने की कोशिश करते हैं और मैं ये सोचता हूँ कि इन सब चीज़ों से आप भी अपने पॉइंट को बनाइए और आपका भी विचार थोड़ा और ज़्यादा खुल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या है और इस पे हमें बेसिकली किन किन चीज़ों के ऊपर बातें करनी है। हमें ये पता है भाई स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था होती क्या है, तो यहाँ पे आपको बच्चों दो चीज़ों को पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था दो अर्थशास्त्र, एक होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें हम इंडिविजुअल फर्म का अध्ययन करते हैं, इंडिविजुअल इकाई का अध्ययन करते हैं। हम कह सकते हैं जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें हम पूरी यूनिट का अध्ययन करते हैं। जैसे उसमें राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, उसमें हम जीडीपी का अध्ययन करते हैं, समग्र मांग समग्र पूर्ति का अध्ययन करते हैं। लेकिन जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम एक व्यक्तिगत यूनिट का अध्ययन करते हैं। हम यहाँ पे व्यक्तिगत मांग का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति का अध्ययन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था है ये एक छोटी सी इकाई का अध्ययन करना ही इसके अंतर्गत आता है और समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम पूरी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए व्यष्टि अर्थव्यवस्था में हम एक भाई इंडिविजुअल व्यक्ति की मांग और उसकी पूर्ति का अध्ययन करेंगे और समष्टि में हम यहाँ पे पूरे देश की जो मांग है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे ही आप 8, 9 और 10 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था में हम आय अर्जित करने के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। भाई आय अर्जित करने के 3 क्षेत्र हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं और टर्शियरी सेक्टर कौन से हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आज भी इनमें कन्फ्यूजन होती है। तो जो प्राइमरी सेक्टर है अभी हम उन पे बात करते हैं। इसी के साथ साथ अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है। भाई अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती है, भाई या तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी, या तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, या तो वो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था होगी। अब ये कौन सी होती है, अब चलो इस पे भी बात करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक प्रकार की ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें संसाधनों का स्वामित्व पूंजीपति के हित के लिए होता है, जहां पे सरकार जो भी कानून या नीति बनाती है वो अमीर लोगों के फायदे के लिए और उनको ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए होता है। अभी भी समझ में नहीं आया तो सरल शब्दों में बात करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो सरकार होती है वो जो भी नीति और कानून बनाती है वो अमीरों के फायदे के लिए ही बनाती है ताकि अमीरों को और ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। इसका उदाहरण है अमेरिका। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का ऐसा रूप होता है जिसमें संसाधनों के स्वामित्व समाज के हित के लिए होते हैं। नहीं समझ में आया, फिर समझाता हूँ। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो सरकार, जो समाज में जो भी संसाधन है वो समाज के सभी लोगों के भले के लिए होएगी। वहाँ पे जो भी कार्य किया जाएगा वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं होएगा, वो समाज के सभी व्यक्तियों के लिए होगा। यहाँ पे जो सरकार कार्य करेगी वो जन कल्याण होता है, लोगों का कल्याण होता है, लोगों का भला होता है। अब हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो उदाहरण है वो है रशिया और चाइना, और पूंजीवादी कैपिटलिस्ट का जो एग्जाम्पल था वो था अमेरिका, समाजवादी का हो गया सोशलिस्ट का रशिया। अब हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जो समाजवाद का और पूंजीवाद का दोनों का मिश्रण हो। जी हाँ, जहाँ पे अमीरों को फायदे के लिए भी कानून और नीति बनाए जाए और जहाँ पे गरीब लोगों के हित के लिए भी, उनका जन
कल्याण किया जाए। उदाहरण के लिए भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अब आपको तीनों अर्थव्यवस्था का पता चल गया, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स कौन सी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स कौन सी होती है और मिक्स इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे हमें जब भी किसी देश के बारे में हम बात करते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, उसकी इनकम के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे इनमें से किसी एक प्रकार की सरकार स्थापित होगी, या तो वो पूंजीवादी होगी, या तो वो समाजवादी होगी, या तो वो मिश्रितवादी होगी। इसके बाद विकास की व्यवस्था। अब भाई विकास की व्यवस्था, इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है, इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि विकास क्या होता है, मतलब डेवलपमेंट क्या होता है। या तो कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी देश, या तो वो पूर्ण रूप से विकसित होगा, या फिर वो अल्प विकसित होगा, या तो वो विकासशील होएगा। ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कोई भी कंट्री या तो वो पूरी तरह से डेवलप होएगी, जैसे कि उदाहरण के लिए अमेरिका, या तो वो विकासशील होएगी, मतलब कि विकास अभी कर रही है परंतु पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, उदाहरण के लिए भारत। और तीसरी होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जो कि काफ़ी रेंग के, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा धीरे गति से अपना विकास करने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। आपने सभी देश को देखा होगा, जो ज़्यादातर यूरोप के जो देश हैं वो मोस्टली डेवलप कंट्री हैं, और जो एशिया के जो ज़्यादातर देश हैं वो डेवलपिंग कंट्री है, और जो अफ्रीका के जो देश है वो अल्प विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्षेत्रों की भूमिका। भाई मैंने अभी आपको बताया है कि हर एक अर्थव्यवस्था का जब अध्ययन किया जाता है तो उसमें आय अर्जित करने के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आय अर्जित कहाँ से होती है, या तो वो प्राइमरी सेक्टर होएगा, या वो सेकेंडरी होएगा, या फिर वो टर्शियरी होता है। अब सर अभी तक आपने बताया नहीं कि होता क्या है। प्राइमरी सेक्टर में प्राथमिक क्षेत्र हम उन क्षेत्रों को कहते हैं जिसके अंतर्गत जो आय अर्जित की जाती है उसमें पशुपालन होता है, मत्स्य पालन होता है, या फिर एग्रीकल्चर के द्वारा। हम कह सकते हैं कि खेती बाड़ी के द्वारा, मछली पालने के द्वारा, इन सब मतलब जो कि एनवायरनमेंट से हमें एज इट इज चीज़ें मिल जाती हैं, उनसे अगर हम अपनी आय को अर्जित करते हैं तो वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र में आती है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी उन एक्टिविटी को कहा जाता है जिसमें पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया और खेती होगी। तो ये प्राइमरी एक्टिविटी के एग्जाम्पल है। सेकेंडरी एक्टिविटी में या फिर द्वितीय क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ पे किसी चीज़ का उत्पादन किया जाए, किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। इसमें लघु उद्योग आ जाते हैं और बड़े उद्योग भी आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु का उत्पादन किस प्रकार से किया जा रहा है, हाथ से किया जा रहा है या फिर मशीनों से किया जा रहा है। जो थर्ड सेक्टर होता है उसमें हम बात करते हैं कि उस क्षेत्र में कौन कौन सी सर्विस है, मतलब उस क्षेत्र का जो यातायात है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो वहाँ पे सर्विसेज है, जैसे उसमें हम जो डॉक्टर, इंजीनियर, ट्रांसपोर्टेशन, आईटी फील्ड, ये सब चीज़ें कैसी हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम तृतीय सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में करते हैं। तो आप भी देखोगे कि आपके आसपास जितने भी व्यक्ति हैं वो इन्हीं तीनों सेक्टर में से ही कार्य कर रहे हैं। तो अब आपको पता चल गया। मैं यहाँ पे टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए, और अगर बेस क्लियर है तो आप अपने शब्दों में खुद ब खुद आंसर बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको 3 प्रकार का पता हो गया। अब नियोजन के आधार पर यहाँ पे 2 प्रकार का नियोजन होता है, एक होता है प्लानिंग के थ्रू और एक होता है बिना प्लानिंग के। तो कोई भी देश अपनी देश की समस्या को सुलझाने के लिए कुछ ना कुछ नीतियां बनाती है, कुछ ना कुछ प्लानिंग करती है। जैसे भारत का उदाहरण की बात करें तो भारत ने अपने देश की समस्या को सुलझाने के लिए पंचवर्षीय योजना की नीति को अपनाया, जो कि आज के समय में उसको नीति आयोग के द्वारा जाना जाता है। पुराने टाइम में वो 5 ईयर प्लान के द्वारा होती थी। तो प्लानिंग के द्वारा किसी भी अपने गोल को अचीव करने के लिए कोई भी देश प्लानिंग करता है, चाहे वो 5 साल की प्लानिंग करे, क्या वो 1 साल की करे, 2 साल की करे। तो योजना के द्वारा किसी गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही नियोजन कहलाता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि अर्थव्यवस्था का आधार में क्या है कि योजना के द्वारा अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। इसके बाद हम बात करते हैं निर्भरता के आधार पे। आत्मनिर्भर क्या होता है, आश्रित क्या होता है और परस्पर निर्भर क्या होता है। कोई भी देश आज के समय में वैश्वीकरण का एक युग है। अब आप बोलोगे वैश्वीकरण यहाँ कहाँ से आ गया। वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक देश के व्यक्ति विश्व के अनेक देशों के
व्यक्तियों के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, किसी प्रकार का, तो वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के में आता है। तो यहाँ बताया हुआ है कि भाई आज के टाइम में जो एक देश है वो दूसरे देशों पे निर्भर है। जैसे भारत है, भारत अब भाई पेट्रोल जैसे रशिया से मंगा रहा है, कोई वस्तु चाइना से मंगा रहा है, भारत कोई अमेरिका से मंगा रहा है, ऐसे अमेरिका कुछ चीज़ें भारत से मंगा रहा है, रशिया कुछ चीज़ भारत से मंगा रहा है। तो एक देश दूसरे देशों के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर है। तो इस प्रकार को हम बोल सकते हैं कि आत्मनिर्भर नहीं है कोई भी देश। आत्मनिर्भर देश उन देशों को बोला जाता है जो कि अपने प्रोडक्टिविटी वो खुद ब खुद करता है, जिसपे जो ज़्यादातर वस्तुओं का उत्पादन अपने मुल्क में ही बनाता है। आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट कंट्री वो होती है जो कि मोस्टली डेवलप कंट्री होती है, और जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो आश्रित होती है किसी दूसरे कंट्रीज पे। 10-15 साल 20 साल में भारत भी अब एक डेवलप कंट्री का रूप ले लेगा। इस पे है परस्पर निर्भरता, जो हम मतलब जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं उसी को ही परस्पर निर्भरता कहते हैं। और एक होता है आश्रित, कि पूर्ण रूप से आश्रित है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस टाइम पूर्ण रूप से आश्रित है चीन के ऊपर और अमेरिका के ऊपर, क्योंकि उस देश की अर्थव्यवस्था में वो ऐसा कुछ भी उत्पादित नहीं करते कि वो किसी चीज़ का एक्सपोर्ट कर पाए। इसके बाद हम बात करते हैं विश्व के साथ संबंध के आधार पे। कोई भी अगर देश है या तो वो अपने देश के अंतर्गत ही वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करेगा। अब भारत है, अगर भारत की वस्तु सिर्फ भारत में ही बेची जाए और भारत में ही खरीदी जाए तो क्या विश्व के लोगों को पता चलेगा कि भारत में भाई ये सब चीज़ें वस्तुएं भी बनती है। जैसे भारत की कार होगी, जैसे महिंद्रा की कार होगी या फिर टाटा की कार्स होगी, अगर ये एक्सपोर्ट होती है दूसरे देशों के साथ, ये एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, तो दूसरे देशों के साथ जब संबंध स्थापित होएगा इकोनॉमिकल, तो उनको भी पता चलेगा कि भाई भारत के प्रोडक्ट है। तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो बंद अर्थव्यवस्था होती है, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में हम बात करते हैं जब एक देश को विश्व के दूसरे देशों के साथ आर्थिक जब संबंध स्थापित करते हैं तो उसे वो खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं चैप्टर के मेन शुरुआत की। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के उपस्थित के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में। यहाँ बताया हुआ है कि भाई जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारतीय इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में थी। मैं आपको बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों ने भारत को इतना लूट लिया था, क्योंकि इतना लूट लिया था कि लूट का सारा पैसा वो इंग्लैंड पे ले गए, और वो उनका एक ही उद्देश्य था कि इंग्लैंड की सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना, और इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति आ चुकी है उसका फ़ायदा उठा के और ज़्यादा अमीर होना। तो अंग्रेजों ने क्या करा, भारत से कच्चे माल को उठाया, इंग्लैंड में लेके गए और उस कच्चे माल से फाइनल गुड में उनको कन्वर्ट करा, वस्तुओं को बनाया, और फिर से उन वस्तुओं को जो फाइनल गुड हो चुकी थी, जो संपूर्ण वस्तु हो गई थी, उनको भारत की मार्केट पे लाके फिर से भारत के लोगों को उनको बेच दिया। तो भारत से ही चीज़ ली, अपने वहाँ पे गए, बनाया और भारत में उन चीज़ों को बेच दिया। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना अभी मैंने आपको बताया है कि 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अब यहाँ पे हम बात कर चुके हैं कि प्राथमिक सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर होती है उसमें कृषि होती है, पशुपालन होता है, वन होता है और मछली पालन से संबंधित कार्य होता है। जो द्वितीय क्षेत्र होता है उसमें उद्योग होता है, निर्माण होता है और गैस एवं बिजली का उत्पादन किया जाता है। जो टर्शरी सेक्टर होते हैं, सेकेंडरी जो टर्शरी सेक्टर है जिनको हम तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, उसमें बैंक होता है, परिवहन होता है, संचार होता है, कम्युनिकेशंस होते हैं, इन सब चीज़ों का। तो हमें पता है कि आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में जो ज़्यादातर जो भारतीय अर्थव्यवस्था की पॉपुलेशन थी वो प्राइमरी सेक्टर में थी। कम से कम 80 से 85% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में ही डिपेंडेंट थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, भाई अंग्रेजों ने भारत को इतना लूट लिया, मतलब अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की भू राजनीति करने की कोशिश करी, और भारत में आके अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारतीय किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करा। इसके लिए अंग्रेजों ने भारत में कुछ भू राजनीतिक और भूमि संबंधी नीतियों को लाने की कोशिश करी, जो कि अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम 3 नीतियों की बात करेंगे। एक है स्थायी बंदोबस्त, एक है रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक है महलवाड़ी व्यवस्था। इन 3 नीतियों ने भारतीय किसानों का इतना मजबूर कर दिया कि भारतीय किसान आत्महत्या करने की कोशिश
करना शुरू कर दिया। इन 3 नीतियों के चलते भारत, जो एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब भारत एक अपंग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ गया था। इन्हीं 3 भूमि संबंधी कानूनों की वजह से, भूमि संबंधी नीतियों की वजह से भारत में बार बार अकाल देखने को मिले। तो आइए इन तीनों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का एकमात्र उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन को अपने तेजी से बढ़ते आधुनिक औद्योगिक आधार को कच्चा माल पहुंचाना था। यहाँ पे हमने बात की है कि उसका मेन उद्देश्य क्या था। उसका मेन उद्देश्य था कि भाई इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, जो 1770 से 1750 से लेकर 1850 में जो फर्स्ट फेज आया था, उसमें इंग्लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल को प्रोवाइड। अब ये कच्चा माल कहाँ से आएगा? ये कच्चा माल भारत के लोगों से, भारत के किसानों से आएगा। भाई एग्रीकल्चर से ही तो रॉ मटेरियल्स आता है, एग्रीकल्चर से ही तो कपास आता है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को सत्ता वापस सौंपी तो हम एक और अपंग अर्थव्यवस्था की ओर आ चुके थे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में उस समय कितने अकाल पड़े थे। उदाहरण के लिए हमें ये पता है भाई, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो 1757 में एक युद्ध हुआ और 1764 में एक युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नीतियां बनानी शुरू कर दी थी। और उन्हीं नीतियों के चलते सन 1764 के बाद अंग्रेजों ने भारत में जो मीन्स भूमि संबंधी जो नीतियों को लागू करा, उससे भारतीय किसानों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया। और इसके चलते ही बंगाल में अकाल आ गया। एक ऐसा देश, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे गंगा और उसकी सहायक नदियाँ बहती है, और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मिट्टी की उपजाऊ काफ़ी अच्छी थी, उस क्षेत्र में अकाल आ गया। अब आप सोच सकते हो कि अंग्रेजों की वो नीतियाँ किस प्रकार से भारतीय किसानों के ऊपर भारी हो गई होगी कि एक ऐसे समृद्ध क्षेत्र के अंतर भी अकाल आ गया। तो 1770 में बंगाल में अकाल आया, फिर महान अकाल आया 1876 में मद्रास, बॉम्बे और बंगाल में, फिर बॉम्बे में महामारी हुई 1896 में। इसी प्रकार से अनेकों बार भारत में अकाल देखने को मिला। जब अकाल आया, आज़ादी के जस्ट 4-5 साल पहले भी भारत में एक अकाल आया। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थितियां। औपनिवेशिक शासन के तहत आर्थिक विकास का निम्न स्तर सन 1900 से लेकर 1950 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था प्रति वर्ष 2% से भी कम की दर से बढ़ रही थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस समय आज़ादी से 50 साल पहले भी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो प्रतिवर्ष केवल 2% की दर से ही बढ़ रही थी। और उस समय यहाँ पे प्रति व्यक्ति उत्पादन में 0.5 की वृद्धि हो रही थी। अब आप ये बोलोगे कि प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है? प्रति व्यक्ति उत्पादन होता है जो एक व्यक्ति उत्पादन कर रहा है, तो अगले साल उस वही व्यक्ति वो सेम चीज़ का उत्पादन कर रहा है, तो उसकी जो उत्पादन करने की क्षमता वो 0.5 इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, उदाहरण के लिए हम दूसरी ओर हम बात करते हैं कि भारत में कम आर्थिक विकास के कारण। भाई आर्थिक विकास भारत में कम क्यों हुआ? अब किसी भी देश में अगर कोई भी देश अगर गरीब है, कोई भी अर्थव्यवस्था अगर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, तो उसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है कि वहाँ पे एजुकेशन नहीं है। मेन रीज़न है कि उसकी बहुत बड़ी आबादी एग्रीकल्चर में है, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर में है। मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे तकनीक नहीं है। मेन रीज़न ये है कि वहाँ पूंजी का अभाव है। मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे मानव पूंजी नहीं है। मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। भाई जहाँ पे शिक्षा नहीं होएगी, स्वास्थ्य नहीं होएगा, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होएगी, और संचार के साधन नहीं होएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, जो नीतियाँ होएगी वो कुछ चंद लोगों के लिए ही होएगी, और जो देश में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में काम करेगा, तो वो देश तो फिर कभी विकसित नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बात की गई है कि उस समय भारत का जो आर्थिक विकास इतना ज़्यादा कम कैसे था? भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में भारत में कुछ जमींदारी व्यवस्था उत्पन्न की गई थी। जमींदारी प्रथा के कारण कम कृषि प्रदर्शन और उत्पादकता। अब अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि 3 प्रकार की नीतियाँ लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी थी और महलवाड़ी थी। आगे उस पर चर्चा करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति का अनुसरण। भाई अंग्रेजों ने उस समय में भारत में ऐसी नीति को लागू करा कि भारतीय वस्तु अगर कोई विदेश में बेचने की कोशिश करते हैं तो भारतीय वस्तु के ऊपर
ज़्यादा हैवी टैक्स, ज़्यादा कर लगा दिया जाता था, जिससे उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती थी। सिंपल सी बात है, अगर ये पेन है, अगर ये भारत में बनाया जाता है और इसकी कीमत अभी अगर 20 रुपये है, तो अंग्रेज़ों ने उस टाइम पे उदाहरण के लिए इसके ऊपर 50 रुपये का टैक्स लगा दिया और ये अब इसकी कीमत 70 रुपये हो गई, और जहाँ पे अब 70 रुपये का इस पेन को कोई भी नहीं खरीदेगा। तो यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि भारतीय वस्तुओं के ऊपर महंगा टैक्स लगा दिया, मतलब ज़्यादा कर लगा दिया, और इसी के साथ साथ भारतीय वस्तुओं को का निर्यात नहीं करने दिया। पहली बात तो उस टाइम पे भारत में ऐसा कोई उद्योग नहीं था कि जो कोई निर्यात किया जा सके। इक्का तुक्का कोई भी छोटे मोटे उद्योग होते थे, जो हाथ से बनी हुई जो चीज़ें होती थी, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कर लगा दिया गया। और अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ से भारत में यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में कच्चे माल को उठाया और उसके ऊपर कोई भी शुल्क, कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया। उदाहरण के लिए भारतीय कृषि का जबरन व्यवसायीकरण किया गया और नील, जूट आदि नकदी फसलों की जबरन खेती कराई गई। अब यहाँ पे ये बताने की बात की गई है कि अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत के किसानों को इस हद तक मजबूर कर दिया कि भारतीय किसान अब आत्महत्या करने की कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने भारतीय किसानों पे यह दबाव डाला कि अब भारतीय किसान भारत में नील की खेती करेंगे और कपास की खेती करेंगे। कपास की खेती और नील की खेती करने के लिए एक तो पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। इसी के साथ साथ जब ये दोनों खेती की जाती है तो उसके कुछ समय के लिए उस भूमि में जो उपजाऊ क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो भारतीय किसान जो पहले अपने समय में, जब अंग्रेजी हुकूमत नहीं थी, जब उनके पास खेत थे, तो वो जिंदा रह सकते थे, क्योंकि वो उन खेतों के ऊपर सब्जी उगा सकते थे, अनाज उगा सकते थे, और वो जीवित रहने के लिए वो कृषि कर सकते थे। लेकिन जब भारतीय किसानों के ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप भाई नील की खेती करो, कपास की खेती करो, तो वो जिंदा रहने के लिए कपास थोड़ी ना खाएंगे, नील थोड़ी ना खाएंगे। तो अब जब वो अपने खेतों में नील और कपास उगा रहे हैं, तो अनाज तो वो अनाज ही तो खाएंगे, और अनाज वो मार्केट से लेके आएंगे, लेकिन मार्केट से अनाज लाने के लिए उनको पैसा चाहिए, तो अब वो पैसा है ही नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई किस प्रकार से मतलब अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए नील और कपास की, नील की अंग्रेजों को आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी कोई सूती कपड़ा होता है, जो कॉटन होता है, कॉटन में नील को इसलिए डाला जाता है, मतलब कॉटन में नील को इसलिए डाला जाता है ताकि जो कॉटन की क्वालिटी है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए और उसमें और अच्छा कलर निखर के आए। तो पहले अंग्रेज़ों को ये नील की खेती उनके आसपास के देशों से मिल जाती थी, परंतु अब धीरे धीरे वो स्वतंत्र होने शुरू हो गई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए नोट्स या हिंदी इंग्लिश दोनों में होएंगे। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि अंग्रेजी हुकूमत के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या थी, या तो एक क्वेश्चन ये बनता है आपका आज़ादी के समय भारतीय कृषि की विशेषता। भाई सिंपल सी बात है, आपकी बुक में 5-6 पॉइंट होएगा, यहाँ पे 8-10 पॉइंट आप खुद ब खुद ही बना सकते हो। जैसे आज़ादी के समय भारतीय कृषि की विशेषता क्या थी, भाई सबसे पहले विशेषता में ये आ जाएगा कि जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय कृषि में लगा हुआ था। लगभग 80 से 85% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर फील्ड में लगी हुई थी। किसी बुक में ये 70 to 80 या 70 to 85 तक भी बताया हुआ है। एनसीईआरटी में 80 to 85 के आसपास है। और भारतीय कृषि की दूसरी विशेषता है कि भाई कृषि की कम उत्पादकता। कृषि की कम उत्पादकता का अर्थ है कि भारत में जो 1 एकड़ भूमि मान लो, अगर उसमें से 100 किलो अनाज उत्पन्न हो रहा है, और अमेरिका की 1 एकड़ भूमि में भी वहाँ पे सेम 1 एकड़, यहाँ पे इंडिया में सेम 1 एकड़ अमेरिका में है। इंडिया की 1 एकड़ भूमि में अगर 100 किलो अनाज उत्पन्न हो रहा है और अमेरिका की 1 एकड़ भूमि में 500 किलो अनाज उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे देखा जा रहा है भूमि की जो एक्वायर्डनेस है, जो भूमि है वो इक्वल है, परंतु यहाँ पे कम उत्पादन हो रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न है यहाँ पे हम पुराने तकनीक से खेती कर रहे हैं, हम यहाँ अच्छी खाद का उपयोग नहीं कर रहे, अच्छे बीज का उपयोग नहीं कर रहे, हम यहाँ पे मानसून के ऊपर निर्भर है, यहाँ पे मैन पावर के द्वारा हो रहा है, वहाँ पे तकनीक के द्वारा खेती हो रही है। तो कितने सारे पॉइंट है कि भारत में जो खेती की विशेषता थी उस समय, तो वो मानसून के ऊपर निर्भर थी, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजी सरकार ने किसी प्रकार की ऐसी कोई नीति नहीं चलाई थी, किसी प्रकार का ऐसा निवेश नहीं करा था एग्रीकल्चर के ऊपर कि जिससे भारतीय किसानों को फ़ायदा हो।
तो भारतीय किसान अक्सर मानसून पर निर्भर होते थे और मानसून पर निर्भरता के कारण कभी हद से ज़्यादा बाढ़ आ जाती थी। मानसून होएगा तो हद से ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी, कभी वहाँ पे सूखा पड़ जाता। सूखे पड़ने के कारण वहाँ पे अकाल देखने की स्थिति बार बार आई है। इसके बाद है खेतों का छोटा आकार, मतलब कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको उगाने के लिए बहुत बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि जिन में उत्पादन करने के लिए आपको ज़्यादा भूमि की आवश्यकता होती है। तो ऐसे उत्पादन वाली चीज़ों को आप छोटे खेतों में नहीं उगा सकते। तो एक ये भी एक विशेषता है कि भाई भारतीय किसानों के जो भूमि के जो आकार थे वो काफ़ी छोटे थे। अगला पॉइंट है पूंजी का अभाव। पूंजी का अभाव में हम ये बात कर सकते हैं कि भाई अंग्रेजों ने भारत के किसानों के ऊपर किसी प्रकार का भी इन्वेस्ट तो किया ही नहीं था। तो जब भारत के किसान के पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो बेचारा कृषि में क्या ही पूंजी खर्च करेगा। तो पूंजी का अभाव था, पैसों की तंगी थी। तभी तो अगर पैसा होता तो वो और अच्छी तरह संसाधनों का यूज़ कर पाता। इसके बाद है विपणन की समस्या। विपणन की समस्या का अर्थ होता है कि यातायात की समस्या, स्टोरेज की समस्या, बीज की समस्या और मतलब नॉलेज की समस्या। तो ये उस टाइम के भारतीय किसानों के पास इन सभी चीज़ों की कमी थी। इसी के साथ साथ है ब्रिटिश भू राजनीतिक। ब्रिटिश भू राजनीतिक में स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी है, महलवाड़ी है, इनके ऊपर अभी आगे चर्चा करते हैं। फिर है नील की खेती के लिए फोर्स करना, कपास की खेती के लिए फोर्स करना। इसके साथ ही साथ है पुरानी तकनीक से कृषि करना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था उस टाइम पे भारतीय जो किसान थे वो पुराने रीति रिवाजों से कृषि करते थे और स्वयं के गुजारे लायक कृषि। उस समय क्या था कि भारतीय किसान सिर्फ स्वयं के गुजारे लायक कृषि करते थे। और अब उसके बाद पॉइंट आया आधुनिकीकरण का अभाव, क्योंकि आधुनिकीकरण तो कुछ था ही नहीं। जब उनके पास खाने को ही कुछ नहीं होगा तो वो आधुनिकीकरण कहाँ से व्यक्ति सोच लेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं आगे की कि आगे क्या है। और इसमें यहाँ पे भी बताया हुआ है कि मानसून की अनिश्चितताओं पर अत्यधिक निर्भरता और बार बार पड़ने वाले अकाल ने भारतीय कृषि की संभावनाओं को बाधित कर दिया। इट मीन बार बार जो अकाल पड़ रहे थे, क्योंकि मानसून नहीं आया, मानसून नहीं आएगा तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो अकाल आएगा, अकाल आएगा तो जब खेती नहीं होगी तो भूखमरी आएगी, लोगों के पास खाने का नहीं होगा, खाने का नहीं होगा तो अकाल आएगा, अकाल आएगा तो बहुत बड़ी संख्या में लोग एक्सपायर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ है निवेश और पहल की कमी के कारण औद्योगिकरण विकास में कमी। जब अंग्रेजों को अगर निवेश क्यों ही करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लूटना था, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल को लेके इंग्लैंड पे जाना था, तो निवेश तो बिल्कुल था ही नहीं। इसके बाद है मशीनीकृत ब्रिटिश उत्पादन। यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय उद्योगों का, भारतीय जो वस्तुएं थी उनका इसीलिए भी हास हो गया क्योंकि अंग्रेजों ने जब वहाँ से बनी हुई वस्तुएं यहाँ पे लेके आए तो वो दिखने में अच्छी थी। जो अंग्रेजी वस्तुएं थी दिखने में अच्छी थी, थोड़ी सस्ती थी और मतलब वो एक प्रकार से फिनिशिंग उसकी काफ़ी अच्छी थी। और भारतीय उद्योगों में जो भारत में जो कुटीर उद्योग है उनमें जो वस्तुएं बनी थी वो थोड़ी महंगी होती थी, दिखने में भी अच्छी नहीं होती थी। तो ये सब चीज़ें हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रतिबाधित विदेशी व्यापार नीति के अन्य देशों। इसी के साथ साथ उस समय भारत के ऊपर इंग्लैंड ने क्या करा था, ऐसी टैरिफ पॉलिसी बनाई थी, ऐसी नीति बनाई थी कि भारत के लोगों का जो व्यापार होगा वो सिर्फ इंग्लैंड तक ही सीमित होएगा। इट मीन्स अंग्रेजी हुकूमत की ही भारत के ऊपर मोनोपोली थी। अब मोनोपोली क्या होता है? एकाधिकार। एकाधिकार का अर्थ होता है जब किसी एक कंपनी के द्वारा एक पूरे क्षेत्र के ऊपर उसकी आर्थिक गतिविधियां उसी कंपनी के द्वारा संचालित की जाती है तो उसी को ही एकाधिकार के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आगे की। तो यहाँ बताने की कोशिश की गई कि भारत के धन को ब्रिटेन ले जाने से भारत गरीबी और असमानता के दुष्चक्र में फंसता चला गया। अब यहाँ आपको पता है जब भारत का अगर किसी भी देश का इनकम, किसी भी देश की आय अगर आप उसी देश में खर्च करते हो तो लोगों की इनकम बढ़ती है। अगर उस देश की इनकम आप दूसरे देश में ले जाओगे तो उस देश का इनकम ख़त्म हो जाएगी, उस देश के लोग और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, अगर भारत की इनकम आप अमेरिका ले जाओ या फिर किसी दूसरी कंट्री पे ले जाओ तो भारत धीरे धीरे भारत का जो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा नीचे की ओर आ जाएगा। आज के समय में जिस देश के पास जितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है, जितना ज़्यादा फॉरेन करेंसी होती है, वो देश आज के समय में उतना ज़्यादा ही अमीर समझा जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं
हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई आज के समय में भारत में क्या है, अगर भारत की मुद्रा को बाहर वाले देशों में भेज दिया जाए तो बाहर वाले देश अमीर हो जाएंगे, क्योंकि बाहर वाले देशों के पास भारत की करेंसी होगी। तो अब हम बात करते हैं आगे के कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय। भाई प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? जब एक देश की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन को अगर उस देश की टोटल इनकम से डिवाइड कर दिया जाता है तो वो प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। आसान शब्दों में हम कहें, अगर भारत की जो पूरी जनसंख्या है और भारत की जो पूरी इनकम है, अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाए, भाग कर दिया जाएगा, तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ होता है एक व्यक्ति कितने रुपए कमाता है। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का कार्य कुछ भारतीयों ने करा, कुछ यूरोपियन ने करा। अगर भारतीयों की बात करते हैं तो भारत में एक फेमस अर्थशास्त्री जिनको दादा भाई नौरोजी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने यहाँ पे इस सिद्धांत को बताया कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत से पैसा अपने देश में ले गए हैं। तो भारत का प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले उल्लेखनीय अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी हैं और विलियम डिग्बे हैं, VKRV राव है और महत्वपूर्ण शोधकर्ता माने जाते हैं। VKRV राव सबसे महत्वपूर्ण शोधकर्ता माने जाते हैं और दादा भाई नौरोजी, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पुट हो सकता है कि किस अर्थशास्त्री के द्वारा आय का बहिर्गमन सिद्धांत की थ्योरी लाई गई थी, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी। इसी के साथ साथ है यहाँ पे RC देसाई भी है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता। अब यहाँ पे बताया हुआ गया कि प्रति व्यक्ति आय क्या, देश की कुल जनसंख्या को अगर हम प्रति व्यक्ति आय अगर हमें निकालना है तो कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग कर दो तो वो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। अब स्वतंत्रता के पूर्व सांध्य पर भारतीय कृषि क्या थी? कितनी बार बता चुका हूँ ये बात आपको, अब आपको खुद ब खुद ही इसके आंसर आते हैं। भाई भारतीय कृषि उस टाइम किस प्रकार थी कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र की वृद्धि अल्प ही थी, उसमें कुछ था ही नहीं। लगभग 85% लोग भारत की आबादी के एग्रीकल्चर में ही थे, ये आपको ये भी आता है। औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रचलित 3 प्रकार की मुख्य भूमि बंदोबस्त, इस पे हम थोड़ा सा टाइम लेके ये समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। हालांकि आपको एग्जाम में ये इतना आएगा नहीं, पर आपकी नॉलेज के लिए और आपके आंसर को और अच्छी तरह मजबूती प्रदान करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उस समय बताने की कोशिश की गई है कि अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने भारत के ऊपर 3 प्रकार की भूमि संबंधी नीतियां लाए था। एक था स्थायी बंदोबस्त, एक था रैयतवाड़ी, एक था महलवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त को सन 1772 के समय में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लाया गया था, जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र तक ये फैली हुई थी। इसमें क्या था, इस बंदोबस्त में ये बताने की कोशिश की गई थी, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार क्या करती थी कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र था, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जो इनकम को वो लेते थे, वहाँ पे वो जमींदारों को वो भूमि दे देते थे कि भाई ये वाला क्षेत्र आपका हो गया और मुझे हर साल आपसे इतना टैक्स चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे बंगाल में एक क्षेत्र है, कोई भी एक क्षेत्र है, वहाँ पे एक जमींदारों को अंग्रेजों ने बिठा दिया और ये बोल दिया कि भाई मुझे यहाँ से 1 करोड़ रुपए 1 साल का चाहिए। तो अब वो जमींदार क्या करेगा, वहाँ के किसानों का वो भी शोषण करेगा। तो क्या वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही वहाँ से हासिल करेगा या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा? तो वहाँ पे उस जो जमींदार था उसने क्या करा, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों से मतलब राजस्व लिया, कर ले लिया। और जब अंग्रेजी हुकूमत को देने की बारी आई तो उसने अंग्रेजों को ये बोल दिया कि माई बाप, हमारे यहाँ तो बंगाल में बारिश ही नहीं हुई, सूखा पड़ गया, अकाल आ गया और मतलब खेती तो हुई नहीं, मेरे पे तो सिर्फ 10 लाख रुपए ही हुए हैं, आप कृपया करके यही मेरे से ले लीजिए। तो भाई एक बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ। तो यहाँ पे भारत के जो जमींदार थे ये काफ़ी ज़्यादा तेज निकल गए अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ों को इन्होंने क्या करा, बार बार इन्होंने अंग्रेजों को परेशान करा। हालांकि अगर वो उस टाइम पे 1 करोड़ रुपए उनको दे देता, मान लो भाई सिंपल सी बात है, अगर 1 करोड़ रुपए अंग्रेजों ने बोला और उस जमींदार ने वहां से 2 करोड़ रुपए कलेक्ट कर लिए राजस्व के रूप में,
कर के रूप में, टैक्स के रूप में। तो जब अंग्रेज को वो 1 करोड़ रुपए देता तो अब अंग्रेज की नीयत भी चेंज हो जाती कि यार 1 साल में 1 करोड़ आ रहा है, इट मीन्स इससे ज़्यादा इसने लिया होगा यहाँ से टैक्स, तो वो अगली बार हो सकता है वो 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ डिमांड कर देता। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो अंग्रेजों को जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में जब अंग्रेजों ने इस नीति को मतलब लागू करा, तो स्थायी बंदोबस्त का अंग्रेजों की जो हुकूमत थी उसमें 19% भूभाग के ऊपर स्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन वाला जो एरिया है ये सारा स्थायी बंदोबस्त का है। इसके बाद अंग्रेजों ने अब क्या करा कि भाई अंग्रेजों ने ये करा कि अगर कोई भी अगर ज़मींदार टैक्स नहीं देगा तो उसकी भूमि को नीलाम कर दिया जाएगा किसी दूसरे ज़मींदार के। ये इतिहास का एक टॉपिक है, इसको हम बाद में बात कभी करेंगे। इसके बाद आता है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी का अर्थ होता है अमीर किसान। अब अंग्रेजों ने ये सोचा भाई क्यों ना मैं जमींदारों के बीच में ही क्यों रहूं, अब मैं सीधा किसानों से ही टैक्स लेना शुरू कर दूंगा। तो अंग्रेजों ने फिर क्या करा, बड़े बड़े जो किसान थे उनसे सीधा टैक्स लेना शुरू कर दिया। और भाई जो बड़े बड़े किसान थे मतलब सीधा अब किसानों से टैक्स लिया जाएगा, कोई भी बीच में बिचौलिया या फिर जमींदार नहीं होगा। और ये जो शुरू की गई थी ये 1920 में हेक्टर मुनरो के समय में की गई थी। यहाँ पे बॉम्बे, मद्रास और असम के कुछ क्षेत्रों में की गई थी। उस समय जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये ब्रिटिश भूभाग के 51% क्षेत्र पे की गई थी। महलवाड़ी का अर्थ होता है कि मतलब 2-4 गाँवों, 10-15 गाँवों को मिला के एक महल घोषित कर दिया और वहाँ के मुखिया से अब मतलब अंग्रेज अब टैक्स लेंगे। तो इसी प्रकार से मैकेंजी के द्वारा 1833 में यूपी, एमपी और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। अब आपने ये देख लिया कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारतीय किसानों को लूटने के लिए नई नई नीति अपनाए, नए नए कानूनों को लेके आ रहे हैं कि भारतीय किसानों से उनकी फसल का एक तिनका भी वो यहाँ से इंग्लैंड लेके जाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं जमींदारी प्रणाली, महलवाड़ी प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली, जमींदारी प्रणाली। इस प्रणाली के तहत भारतीय किसान और ज़्यादा मजबूर हो गए और भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी एक प्रकार से अपंग अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही थी। इसलिए उन्होंने भूमि उत्पादकता में सुधार के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाए। क्यों भाई वो यहाँ पे पैसा क्यों खर्च करेगी, वो यहाँ पे ऐसी नीति क्यों बनाएगी कि जिससे भारतीय किसानों का फायदा हो। उनको तो उनका लालच दिख रहा है, उनको तो उनका पैसा दिख रहा है, उनको तो उनका कर दिख रहा है। अब है भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण। अब यहाँ बताने की कोशिश की गई है भाई भारतीय कृषि के ऊपर, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भारतीय किसानों को नील और कपास के लिए बाधित किया गया कि भाई भारत के लोग अब नील और कपास को उगाएंगे। आरंभ में फ्रांस, जर्मन और इंग्लैंड में नील को विष माना जाता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला तो उन्होंने सबसे ज़्यादा लाभ कमाने के लिए भारतीय लोगों के ऊपर नील की खेती करने थोप दिया। अब नील क्या होता है भाई, नील एक प्रकार का पौधा होता है। जब इसकी कृषि की जाती है तो इसकी कृषि के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और कृषि के बाद, नील की खेती के बाद ये भूमि की उपजाऊ क्षमता को कम कर देता है, क्योंकि नील का जो पौधा होता है, जो उसकी जड़ें होती है वो मिट्टी में काफ़ी नीचे तक फैली हुई होती है। तो अब हम बात करते हैं भाई नील कि मतलब व्यवसायीकरण, मतलब कृषि का व्यवसायीकरण में ये बताने की कोशिश की गई है। अंग्रेजों ने अब भारत में जो भारतीय कृषि थी उसका व्यवसायीकरण करने की कोशिश करी। ब्रिटिश उद्योगों का सबसे कच्चे माल की आपूर्ति कराने के लिए भारतीय किसानों को खाद्य फसलों जैसे चावल और गेहूं की बजाय नकदी फसलें, कपास और नील उगाने के लिए मजबूर किया गया। इससे न केवल गरीब किसानों पर उच्च राजस्व का बोझा बढ़ा, बल्कि भारत को अकाल का सामना करना पड़ा। मैंने बता दिया गया अगर किसान भाई नील ही उगाएगा तो वो खाएगा क्या। एक टाइम ऐसा आ गया कि 1943-44 में भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भयानक अकाल पड़े, जिसमें लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा दी। तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर औद्योगिक क्षेत्र। अब भाई 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं, हमें 3 प्रकार की चीज़ों को ये अध्ययन करना है, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर को हमने समझ लिया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है अगर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ
तो आप देखने की भी थोड़ी कोशिश करो ताकि आपको अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या भारत के उद्योग उस टाइम क्या ही उद्योग होएंगे, क्योंकि 80 to 85% पीपल एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, तो उद्योगों में होएगा ही कितने, 10 से 15% ही होएंगे या फिर 8 से 12% ही होएंगे। तो उस टाइम पे भारत के उद्योग तो ऐसे कुछ इतने बड़े उद्योग थे नहीं, क्योंकि छोटे छोटे हथकरघा उद्योग थे या जो मूर्तिकला या तो वास्तुकला। तो उस प्रकार में उस टाइम पे क्या होता था, जब अंग्रेज भारत में आए तो उस टाइम पे भारत में राजा लोग होते थे, रजवाड़े होते थे और सुल्तान होते थे। तो इन्होंने क्या करा था, इन राजा सुल्तानों ने, रजवाड़ों ने, इन्होंने अपने क्षेत्र के फेमस इंसानों को, कोई शिल्पकार है, कोई मूर्ति बनाने वाला है, कोई मूर्ति बनाने वाला है, कोई पेंटिंग बनाने वाला है, कोई संगीतकार है, तो इन्होंने क्या करा, अपने दरबारों के अंदर उनको संरक्षण प्रदान किया गया था। जैसे सिंपल सी बात करें, अगर मान लो अकबर का समय है, तो अकबर के समय में जितने भी मूर्तिकार थे या शिल्पकार थे, अकबर ने उन सभी को बुलाया और उनको ये बोला कि भाई आज से तुम हमारे लिए मूर्तियाँ बनाओ। और जब वो मूर्तियाँ बनाते तो अकबर उनका वेतन भी प्रदान करता था। तो हम कह सकते हैं कि राजाओं के द्वारा, जो रजवाड़े होते थे या जो सुल्तान होते थे या जो बादशाह होते थे, उनके द्वारा जो उस समय जो ऐसे व्यक्ति थे जिनकी कला काफ़ी अच्छी थी, चाहे वो संगीत के अंतर्गत हो, चाहे वो वास्तुकला के अंतर्गत हो, चाहे वो मूर्ति कला के अंतर्गत हो, वो किसी प्रकार की कला के अंतर्गत होते थे, तो शाही घरानों के द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता था। लेकिन अब समय ऐसा आ गया था कि अंग्रेजों के ऊपर ही खुद शाही घराने अब निर्भर हैं। तो शाही घराने अब क्या वो उनको संरक्षण दे पाएंगे? अब भाई शाही घराने ही अपने पैसों के लिए अंग्रेजों के ऊपर निर्भर है कि हमें भाई पेंशन दे दो, हमें इतना पैसा दे दो। तो फिर धीरे धीरे जो संरक्षण था वो समाप्त हो गया। तो यहाँ भारत को ब्रिटेन के तैयार उत्पादकों के लिए एक छूट बाजार के रूप में विकसित किया गया। पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग ब्रिटिश शासन के तहत बर्बाद होगी। आपने देखा कि भारत में उस टाइम पे जो मूर्ति कला थी, जो स्थापत्य कला थी, जो संगीत कला थी, जो चित्रकला थी, वो धीरे धीरे समाप्त होगी, क्योंकि अब उनको आश्रय नहीं दिया जा रहा। अब उनको वो रिजर्वेशन या अब उनको मतलब वो मीन्स उनको उनका मेहनताना नहीं दिया जा रहा। भाई मेहनताना देगा कौन? जो अमीर आदमी होगा। और उस टाइम पे अमीर इंसान कौन थे? जो राजा थे, रजवाड़े थे, सुल्तान थे, ये सब चीज़ें थे, नवाब थे। अब नवाबों की नवाबी ही छिन गई है, सुल्तानों का सुल्तानी उनसे छिन गई है। अब वो खुद इंग्लैंड सरकार के अधीन हो गए हैं, वो उनके पेंशन के ऊपर जी रहे हैं। तो क्या वो अपने अंदर और अपनी पेंशन में से और व्यक्ति को थोड़ी ना इनकम दे देंगे? तो यहाँ बताने की साथ की गई है कि भेदभावपूर्ण टैरिफ पॉलिसी वो होती है जब एक देश किसी दूसरे देशों के साथ जो वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो उसके ऊपर कुछ करों को लगाता है। करों और उन करों के साथ साथ उसके मतलब आयात और निर्यात के ऊपर कुछ सीमित कर होते हैं। हो सकता है ये सीमित होकर असीमित भी होए। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे भेदभावपूर्ण टैरिफ पॉलिसी को भी अपनाया था। इससे भारतीय हस्तशिल्प कला, उद्योग कला, ये सारे खत्म हो चुके थे। इसी के बाद हम बात करते हैं कि भारतीय हस्तशिल्प की रक्षा और संरक्षण करती थी कौन? रियासतें। हमें पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो 565 देसी रियासतें थी। तो रियासतों के गायब होने से भारतीय हस्तशिल्प कला का और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो गया। और जब ये बेड़ा गर्क हो गया तो भारतीय में जो औद्योगिकरण था ही कहाँ, जो भी कुछ सेकेंडरी सेक्टर था वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आते हैं कि सुएज नहर क्या है। भाई सुएज नहर, अभी तक अंग्रेजों को क्या करना पड़ता था कि भारत में 1869 से पहले जब अंग्रेज ब्रिटेन से जब यहाँ पे आते थे तो ऐसे अफ्रीका का चक्कर काटते हुए यहाँ भारत में पहुँचते थे। अब क्या 1869 में अधिकारित रूप से एक सुएज नहर खोल दी गई। इसमें क्या हो गया, अब अंग्रेजों को जैसे उदाहरण के लिए इंग्लैंड से यहाँ पे आने के लिए, अफ्रीका के यहाँ से आने के लिए उनको 3 महीने का समय लगता था। तो अब वो इस नहर के माध्यम से वो सीधा यहाँ से होते हुए, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अब वो सीधा यहाँ से होते हुए केरल के तटवर्ट से होते हुए यहाँ से यहाँ पे
इजिप्ट विजिप्ट तुर्क वुर्क के होते हुए, इटली विटली के होते हुए यहाँ पे इंग्लैंड चले जाते थे। अब ये क्या हुआ 1869 में, जब ये सुएज नहर को औपचारिक रूप से खोल दिया गया, तो अंग्रेजों के पास अब एक और मौका हो गया कि भारत के लोगों को, भारत के किसानों को यहाँ और दोनों हाथों से अच्छी तरह और लूटा जाए, ताकि जल्द से जल्द यहाँ से चीज़ों को ले अपने घर पे ले जाया जा सके। पहले तो ये था भाई 2 महीने का टाइम लग गया, 3 महीने का टाइम लग गया, क्योंकि इतना लंबा रूट काट के जाना पड़ता था। अब अगर इतना लंबा रूट काट के जाना पड़ता था तो वहाँ पे डाकुओं का भी डर था कि भाई समुद्र में जो डाकू होते हैं, जिनको पायरेट्स के नाम से जानते हैं, तो अंग्रेज़ों को भी लूटने वाले लोग थे। तो यहाँ पे हमने बात करी कि नहर आधिकारिक रूप से 17 नवंबर 1869 को खोल दी गई, जिससे विदेशी व्यापार से उत्पन्न अधिशेष का उपयोग ब्रिटेन द्वारा अपनी औपनिवेशिक शक्ति फैलाने के लिए प्रशासनिक और युद्ध उद्देश्य में किया गया, जिससे भारतीय धन ब्रिटेन चला जाता। अब ये और ज़्यादा पैसे भारत से लेके ये ब्रिटेन पे भेज रहे थे। टैरिफ नीति से भारतीय निर्यात को महंगा बना दिया। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भारतीय वस्तु को काफ़ी महंगा बना दिया गया, जिससे कि भारतीय निर्यात अब होता ही नहीं है, केवल भारत में आयात हो रहा है, और आयात पे भी कोई शुल्क नहीं है, क्योंकि सारी की सारी मोनोपोली एकाधिकार अंग्रेजों की है। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की निर्यात टोकरी में मुख्य रूप से प्राथमिक उत्पाद जैसे चीनी, जूट और रेशम आदि शामिल थे, और आयात में ब्रिटेन से कपास, ऊनी कपड़े आदि और तैयार उपभोक्ताओं सामान थे। तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि आयातित वस्तुओं में क्या है और निर्यातित वस्तुओं में उस टाइम पे क्या होता था। भाई आयात में जो होता था, जो आयातित वस्तुएं थी उसमें क्या है, और जो निर्यात होता था उसमें क्या है। तो आपको ये पता होगा कि मोनोपोली क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। एक बार आप स्क्रीन पे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और आप देख सकते हो, ये मैं ऑलरेडी ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि भाई भारत की जनगणना। अब भारत की जनगणना क्या होती है, भाई जनगणना क्यों की जाती है, एक देश में जनगणना क्या होती है। जनगणना का अर्थ होता है एक देश के लोगों के बारे में जानकारी हासिल करना, कि उस देश में जो लोग हैं वो किस आर्थिक गतिविधियों में हैं, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र में है, द्वितीय क्षेत्र में है या तृतीय क्षेत्र में है। मतलब जनगणना के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, वो आर्थिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है और धार्मिक भी हो सकता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर हम जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना का मेन एक मुख्य रीज़न होता है कि वो इकोनॉमिक रूप से किस प्रकार का है, कि एक देश के जो लोग हैं वो किस सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे हैं। तभी तो पता चलेगा कि भाई एक देश की पॉपुलेशन का कितने प्रतिशत हिस्सा प्राइमरी सेक्टर में है या फिर टर्शरी सेक्टर में है। तो भारत में जो जनगणना, जो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मायो के काल में हुई थी। उस टाइम पे लॉर्ड मायो था, वो भारत में वायसराय था। वायसराय, अब आप पूछोगे ये क्या होता है, भाई जैसे आज भारत में जो राष्ट्रपति हैं, उस टाइम में इंग्लैंड का जो बड़ा अधिकारी था उसको वायसराय के नाम से जाना जाता था। तो उस टाइम पे उस वायसराय का नाम था लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो के काल में ही 1872 में भारत में पहली जनगणना शुरू हुई, लेकिन 1881 से अधिकारित रूप से हर 10 साल में जनगणना शुरू हुई। अगर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन आया कि भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो 1872। अगर ये आया कि 10 वर्ष की बाद, मतलब हर 10 वर्ष से कंटिन्यू कब हुई, तो 1881 से शुरू हुई है। तो ये अक्सर एग्जामिनर इसमें कंफ्यूज करता है आपको। तो यहाँ पे है कि जनगणना से क्या होता है कि भाई अब जनगणना से पता हो जाता है कि एक देश के जो व्यक्ति हैं उसमें वो किस धर्म के हैं, किस एक्टिविटी से संबंधित हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, एजुकेशन स्तर क्या है। तो 1948 कि भारतीय जनगणना अधिनियम के तहत 1951 के बाद सभी जनगणना आयोजित की गई। अब 1951 जब इंडिया आज़ाद हुआ 1948 में ये बोला गया कि 1950-51 के बाद से हर 10 साल में जनगणना होगी। तो इस हिसाब से भाई लास्ट जनगणना 2021 में होनी चाहिए, उससे पहले 2011 में, लेकिन 2011 में जनगणना तो हुई, 2021 में नहीं हुई क्योंकि उस टाइम पे कोविड आ गया था। कोविड के चलते भाई जनगणना हमारी नहीं हो पाई। तो यहाँ बताया हुआ है कि भारत की आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, अगली जनगणना 2021 में कराई जानी थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते इसको स्थगित कर दिया गया था। 1949 के बाद देश में जनगणना का योजना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। कि भाई जनगणना करता कौन है, जनगणना होम मिनिस्टर करता है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा जनगणना कराई जाती है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है कि जनगणना किस सरकार के किस महकमे के द्वारा की जाती है, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या किसके द्वारा। तो यहाँ पे गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना कराई जाती है। अभी भारत की अगर जनगणना की बात करते हैं तो 2011 के अनुसार भारत की जनगणना में
25% जो व्यक्ति जो थे वो 0 से 14 साल तक के जो बच्चे थे, उसके बाद 15 से 64 साल तक के 68% थे, 7% थे 65 साल की उम्र के। तो हम कह सकते हैं भारत में जो अभी जो पीढ़ी है वो नौजवानों की पीढ़ी है, और 142 करोड़ के आसपास आज भारत की जो जनगणना है, आज भारत की जो पॉपुलेशन है वो विश्व में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। तो 1921 तक भारतीय जनसांख्यिकी संक्रमण के पहले चरण में थी। मतलब यहाँ बताने की कोशिश की गई है वही 1921 तक भारत की जो पॉपुलेशन थी वो स्थिर थी, उसमें इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। लेकिन 1921 के बाद भारत की पॉपुलेशन में एकदम से तेजी देखने को मिल गई। तो ऐसा क्यों? अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि 1921 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में जो पॉपुलेशन थी वो एक प्रकार से तेजी की ओर बढ़ी, और उस समय 1921 तक आते आते भारतीय जनसांख्यिकीय संक्रमण पहले चरण में था, जिसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थी। मतलब 1921 तक आते आते भारत में बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा भी होते थे और बहुत ज़्यादा एक्सपायर भी हो जाते थे। समग्र मृत्यु दर बहुत अधिक थी और शिशु मृत्यु दर काफ़ी चिंताजनक थी। यानी कि यहाँ बात की गई है कि अगर उस टाइम पे मतलब उदाहरण के लिए अगर 63,000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उनमें से 2,000 बच्चे तो पैदा होते ही मर जाते थे। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास उस टाइम पे जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो उस टाइम पे थी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो एवरेज एज थी वो एवरेज एज 32 ईयर थी। आज के टाइम में जो एवरेज एज है वो 65-67 ईयर के आसपास है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हेल्थ फैसिलिटीज़ है, मेडिसिन हो चुकी है, टीकाकरण आ चुका है। तो इन सब चीज़ों के द्वारा भी हम कह सकते हैं कि भारतीय जो जनगणना थी जो उस टाइम पे किस प्रकार से थी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्शरी क्या है। आपको ये पता चल रहा होगा, जैसे यहाँ पे फिशिंग हो गया, डेयरी होगी, मैन्युफैक्चर हो गया, वहाँ पे इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है। अब व्यावसायिक संरचना से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के कृषि, मतलब ये हमने पहले यहाँ पे बात कर ली है। उस टाइम पे जो भारत में जो कृषि का जो क्षेत्र था उस टाइम पे क्या था, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में कृषि कार्यबल में वृद्धि देखी गई। हम कह सकते हैं उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में जो कृषि का प्रोडक्टिविटी थी वो थोड़ा सा अच्छा हुआ, परंतु तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बॉम्बे जैसे शहरों में जो प्रोडक्टिविटी थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी। ऐसा क्यों? इसी के साथ साथ उस टाइम पे कृषि में 70 to 85 या यहाँ पे लोग कार्यकर थे, और यहाँ पे तृतीय क्षेत्र में भारत में 15 से 20% लोग कार्यबल थे। मतलब पूरी पॉपुलेशन का 15 से 20% जो क्षेत्र था वो तृतीय सेक्टर में था, मतलब सर्विस सेक्टर में था, और विनिर्माण क्षेत्र में केवल 10% ही लोग थे। तो ये एग्जैक्ट नहीं है कि 80 है तो 80 आएगा, हो सकता है 78 भी हो सकता है 77 भी हो। तो ये अनुमान लगाया हुआ है। अब बुनियादी ढांचे क्या होते हैं? बस चैप्टर खत्म होने वाला है। बुनियादी ढांचे की बात करें, बुनियादी ढांचे बेसिकली वो होते हैं जो एक अर्थव्यवस्था को एक बुनियाद प्रोवाइड करते हैं, एक नींव प्रोवाइड करते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि बुनियादी ढांचों में क्या आता है? भाई एजुकेशन आता है, हेल्थ फैसिलिटी आती है और बैंकिंग फैसिलिटी आती है। अगर किसी देश के पास अच्छा रिजर्व है, दूसरे देशों की करेंसी अच्छी है, तो वो देश डेवलप होएगा। किसी देश के पास अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है, तो वो बुनियादी, और उसके पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, अगर उसके पास अगर यातायात के साधन अच्छे हैं, उसके पास अगर संचार के साधन अच्छे हैं, तो वहाँ पर वो देश अच्छा ही होएगा। तो अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने बुनियादी ढांचे में ऐसा कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन उसने कुछ ऐसी चीज़ें करी जो केवल अंग्रेजों को फ़ायदा दे सके। जैसे उसने सबसे पहले, अब यहाँ पे आप देख सकते हो भारत का मैप है, भारत के मैप पे जैसे बिजली होगी, रेल होगी, यातायात होगी। बुनियादी ढांचे में यही आता है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, आने जाने की चीज़ें हैं नहीं है, और संचार की सुविधा है नहीं है, डाक मतलब जो डाक व्यवस्था है। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ पे भारत में डाक प्रणाली को शुरू किया गया। आई थिंक 1856 के अराउंड भारत में डाक प्रणाली शुरू की गई, और 1856 के आसपास ही अंग्रेज़ों ने पहली जो रेल शुरू करी थी वो बॉम्बे से थाने शुरू करी थी। जो अंग्रेज़ों ने रेल को चलाया था वो इसलिए चलाया था ताकि भाई वो भारत से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जो कच्चे माल का वो उठा के वो भारत के बंदरगाहों पे ले जाया जा सके। जो बंदरगाह यहाँ उन्होंने
मालाबार तट पे जो बंदरगाह थे, उसी प्रकार से जो काराकोरम तट पे जो बंदरगाह थे वहाँ पे ले जाया जा सके और वहाँ से फिर वो इंग्लैंड लेके जाया जा सके। अब हम बात करते हैं परिवहन और संचार जैसे क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे का विकास। भारत में अंग्रेजों द्वारा बुनियादी ढांचे का विकास वास्तविक उद्देश्य अपने औपनिवेशिक शासन को और अधिक मजबूत करने के लिए किया गया। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि अंग्रेजों ने भारत में रेल की स्थापना क्यों करी, ताकि वो और ज़्यादा भारत को लूट सके। इसी के साथ साथ यहाँ है कच्चे माल के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए अंग्रेजों ने भारत में रेल को यहाँ पे लेके आए और भारत में सड़कों का निर्माण करा। इसी के साथ साथ जो गंगा की जो नदी हैं और जो नहरें हैं उनमें भी यातायात के साधन का उपयोग किया गया। इसी के साथ साथ ब्रिटिश प्रशासन की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए डाक और टेलीग्राफ का विकास किया गया कि भाई टेलीग्राफ के माध्यम से, डाक के माध्यम से अब वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे बिना किसी को बताए अपनी जानकारी दे सकते हैं कि भाई ऐसा होने वाला है। अब अंग्रेजों द्वारा किया गया सकारात्मक और नकारात्मक, बस यही 2 पॉइंट है, उसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। भाई सकारात्मक में क्या आया कि अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत करी। रेलवे की शुरुआत होने से क्या हुआ कि भारतीय संस्कृति, भारत के जो लोग, जो पहले जो कोई साउथ इंडिया वाला था वो ईस्ट इंडिया पे जाके अब रेल आने से उनकी संस्कृति को जान सकता है, सब संस्कृति सभ्यता को पहचान सकता है। तो रेल आने से भारत के जो लोगों में उनमें थोड़ी एकता स्थापित होगी, उनकी जो संस्कृति थी आपस में थोड़ी मिलनी शुरू होगी, सांस्कृतिक रूप से एक हो गए, भौगोलिक जो बाधाएं थी वो अब दूर होगी और भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण को और ज़्यादा सुगम बना दिया गया। भारत में मुक्त व्यापार की शुरुआत, आज भारत में जो ग्लोबलाइजेशन है उस टाइम पे भारत में जो मुक्त व्यापार की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने ही भारत में कुछ ऐसी नीतियों को चलाया था जो भारतीय समाज के लिए जो एक कलंक बनी हुई थी। उस टाइम में जो कलंक थी, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह को अंग्रेजों ने मान्यता प्रदान कर दी और ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया, स्त्री शिक्षा के ऊपर बल दिया और बाल विवाह को निषेध कर दिया, शिशुवध को निषेध कर दिया, नरबली प्रथा समाप्त कर दी, दास प्रथा समाप्त कर दी, सती प्रथा समाप्त कर दी। तो ये सामाजिक परिवर्तन अंग्रेजों ने अपने कानूनी माध्यम से भारत में लाने की कोशिश करी और जो अच्छी भी थी उस टाइम के अनुसार ये काफ़ी अच्छा था और आज के टाइम से है ही अच्छा। देश को कुशल और प्रभावित तरीके से शासन करने के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करती। अंग्रेजों ने यहाँ पे ये बताया कि इतने बड़े ऐसे भूभाग के ऊपर जो राजनीतिक रूप से अलग अलग है, सांस्कृतिक रूप से अलग अलग है, धार्मिक रूप से अलग अलग है और भौगोलिक रूप से भी वो अलग अलग है, इतने बड़े विशाल क्षेत्र के ऊपर किस प्रकार से आप अधिकार कर सकते हो, किस प्रकार से आप शासन कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा हमें पता चला कि बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आज आप स्कूल में हो, स्कूल में एक हेड है वो है प्रिंसिपल, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल, फिर एचओडी, फिर आपके 11th 12th के टीचर्स हैं, फिर 8 से 10 तक के टीचर है, फिर 6 से 8 तक के टीचर है, फिर 1st to 5th तक के। तो इन सब का एक एक काम बना हुआ है, इन सब के पास एक लिमिटेड पावर है और सबसे बड़ा जो ऊपर पोस्ट पे है आपके स्कूल में वो है प्रिंसिपल। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे ये बताया भाई किस प्रकार से शासन को चलाया जाए और एक भाषा के रूप में अंग्रेजों ने भारत में एक इंग्लिश भाषा को लेके आया। लॉर्ड मैकेले के द्वारा हम कह सकते हैं कि मैकेले के प्रयास से ही सन 1828 के आसपास भारत में 1828 के आसपास भारत में अंग्रेजी को लेके आया गया। एक व्यक्ति था लॉर्ड मैकेले जब इंडिया में आया तो उसने ये बोला कि भाई भारतीय लोगों को अगर भारत के ऊपर और ज़्यादा शासन करना है तो भारत के कुछ लोगों को अंग्रेजी सिखा दो, अंग्रेजों जैसा बनाने की कोशिश कर दो अंग्रेजी। तो मैकेले ही पहला व्यक्ति था जो इंग्लिश को भारत में लेके आया था। तो अब हमने ये है जाना कि अंग्रेजी को आज पूरा विश्व में किस प्रकार से देखा जा रहा है। विभिन्न सामाजिक सुधार, जैसे 1856 में अंग्रेजों ने एक कानून को पास करा जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार से आप अपना प्यार हमें देते चलिएगा। और ये देखिए आपके जो नोट्स हैं यहाँ पे इंग्लिश में, और ये सारे के सारे नोट्स एनसीईआरटी के हैं और ये एनसीईआरटी को ही यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और तब तक हम अगली क्लास तक, तब तक के लिए
नेक्स्ट क्लास तक जय हिंद जय भारत।